क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कितना क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में मैं आपको बताता हूँ। आइए, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देखिए क्या क्या दिया है। एक वक्र दिया है, ठीक है ना। एक काम करता है ना, इसको मैं फिगर से इसको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। क्या दिया है, वक्र है ना। हाँ चलिए, यहाँ से इसको फिगर से अच्छे से समझाऊँ तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, यह एक वक्र मैं बना रहा हूँ, तो सबसे पहले एक चतुर्थांश तो बना दें ताकि वक्र बन पाए। चलिए, ये मान लीजिए एक वक्र जो आपका समीकरण में दिया गया है ना, ये क्या है, एक वक्र है, ठीक है। ये वक्र कौन सा है इसमें दिया गया है, वो वास्तव में है आपका 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2। एक मैं सिंपल सा एक वक्र बना रहा हूँ समझाने के लिए, हालांकि इसका वक्र ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए इसको बता रहा हूँ। एक वक्र दिया गया है और इसमें क्या बोल रहा है कि अनुदिश गति कर रहा है। एक वक्र कण इतना के अनुदिश गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x की निर्देशांक की तुलना में x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ देखिए, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। y निर्देशांक, ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएगा y इक्वल टू 8x, ऐसा यह बोल दिया है, ठीक है। जो वक्र है इस बिंदुओं पर, इस वक्र पर उपस्थित कोई भी बिंदु होगा जिसके कुछ निर्देशांक होंगे, उसमें यह बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में, उस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा x, y, उसकी तुलना में x निर्देशांक की तुलना में y जो निर्देशांक है 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, इसका मतलब इसमें हमें चेंजिंग देखने को मिलेगी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये वास्तव में बोल दिया है dy, ठीक है ना, अपान dt इक्वल टू 8 और ये dx अपान dt। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, ये नहीं है, ये तो सिंपल से समझाने के लिए है, ठीक है। वास्तव में ये आपका ये दे दिया गया है, ठीक है। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से देखिए, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी कि x, y को हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वक्र को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चूंकि वक्र कौन सा वक्र है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 एक वक्र है, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए 6 और ये हो जाएगा dy अपान dt और इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या, अगर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर और dx अपान dt, और आपका दो का 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान रख देते हैं dy अपान dt का मान कितना है, dy अपान dt dx अपान dt। एक काम करते हैं ना, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ dy अपान dt और इक्वल टू 3x स्क्वायर, dx अपान dt का मान कितना होगा, 1/8 dy अपान dt, 1/8 और dy अपान dt, ठीक है, ये हो जाएगा, सही है। चलिए, और इससे आपका यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बच जाएगा आपके पास क्या, अगर देखेंगे तो 3 दूना 6, 8 दूना 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो x का मान 2 आएंगे, एक प्लस माइनस 4, एक आपका +4, दूसरा आपका -4। तो इस वक्र पर उपस्थित जो बिंदु होंगे, बिंदु के x अक्ष का निर्देशांक आपका ये 2 आएगा, एक +4 एक -4, +4 यानी कि ये वक्र इन दो बिंदुओं से होकर, इन दो चतुर्थांशों से होकर जाएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, अब y का मान हमें ज्ञात करना है, तो y का मान हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, यहीं से तो ज्ञात करेंगे ना। तो चलिए यहीं से ज्ञात करते हैं। तो x का मान +4 रखने पर तो केस 2 बनेंगे। केस फर्स्ट, जब x बराबर +4 हो तो उस कंडीशन में 6y बराबर एक्स क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब कितना होगा, 64 हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 और +2, तो y 6y का मान कितना आएगा, 64 2 66, तो y का मान कितना आ जाएगा, 11।
y का मान कितना आ जाएगा, उस बिंदु पर उपस्थित जो x अक्ष के निर्देशांक जब 4 होंगे तो y अक्ष के निर्देशांक 11 होंगे। ठीक है, ओके। केस सेकेंड बना देते हैं। जब x बराबर -4 हो तो उस कंडीशन में 6y बराबर कितना हो जाएगा, -4 का क्यूब -64 और +2, तो ये हो जाएगा 6y बराबर -64 -60, तो y का मान कितना आ जाएगा, -10। ठीक है ना, तो यहाँ से दो निर्देशांक निकलेंगे, यानी कि वक्र दो चतुर्थांशों से होकर पास करेगा जिसके बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, जब x बराबर 4 तो y बराबर 11, जब x बराबर -4 तो y बराबर -10, ये दो बिंदु हो जाएंगे और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आसान है, क्यों नहीं आएगा, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, ये आपका 12 चलते हैं, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। सब समझाकर मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में क्यों नहीं आएगा यार, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा का मतलब क्या, चाहे आप छोटा हवा लीजिए चाहे बहुत बड़ा लीजिए, हवा का मतलब वास्तव में एक गुब्बारा ही तो होता है ना, जिसमें गुब्बारा होता है कि त्रिज्या, उसमें त्रिज्या की बात कर रही है। गुब्बारा में क्या होता है, गुब्बारा जो डिपेंड करता है वो वास्तव में उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि गुब्बारा और वास्तव में देखा है दो गोला, दोनों का जो आयतन होता है वो आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि इसमें जो सिर्फ 4/3 पाई वो तो कांस्टेंट है, बचा आपका आर, यानी कि रेडियस के बढ़ने और घटने से इसके आयतन में क्या होता है, परिवर्तन की दर देखने को मिलता है, घटेगा बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, घटेगा वॉल्यूम घटेगा। ठीक है ना, ओके। तो इसमें जो दिया गया है वो मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो बुलबुले की त्रिज्या देखिए, त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर समय, ये टाइम के रिस्पेक्ट में पर सेकंड दिया ना, टाइम के रिस्पेक्ट में ये दिया गया है। तो dr/dt ये क्या दिया गया है, 1/2 दिया ना, 1/2 और आपका सेंटीमीटर पर सेकंड ये आपका दिया गया है। ओके, और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, हमें यही ज्ञात करना है। तो बुलबुले का आयतन मान लेते हैं v है उसका आयतन, और किस दर से बढ़ रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें दिया गया है जबकि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, r बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं ना, आसान है। तो वी नो, हम लोग जानते हैं जो भी होता है वो आपका 4/3 गोले का आयतन या बुलबुले का आयतन पाई आर क्यूब होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो dv/dt इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3, पाई कांस्टेंट है, और ये करेंगे तो हो जाएगा 3r², और यहाँ से dr/dt। ठीक है ना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 4 पाई। ठीक है ना, r का मान 1 रख लीजिए तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ से dr/dt का मान है 1/2। ठीक है ना, 2 से यह 2 बार में बच जाएगा आपका 2 पाई, तो यहाँ से आ गया dv/dt इक्वल टू क्या मान आएगा, यहाँ से तो 2 पाई आएगा। ठीक है ना, आयतन है ना, और चूँकि गोले का आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया हूँ, और d/dt लिखी हूँ उसके पहले मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, आप इस समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। सॉरी, यहाँ देखिए, एक काम करें, छोड़ दे क्या इसका चलिए क्या छोड़े, जब इतना कर लिया ना तो इसको भी कर लेते हैं। एक गुब्बारा मतलब एक गोला जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास जो दिया है, मतलब उसके व्यास में यहाँ पर कुछ चेंजिंग दी गई है। ठीक है ना, परिवर्तनशील व्यास को डायमीटर से दर्शाते हैं ना, तो यहाँ पर डायमीटर दिया गया है डेल डी। परिवर्तनशील व्यास कितना दिया गया है, यहाँ देखिए 3/2 और क्या है 2x+1, ये परिवर्तनशील व्यास है। तो यहाँ से परिवर्तनशील अगर रेडियस की बात करें तो कितना हो जाएगा 3/4 और आपका 2x+1 होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस होता है व्यास का दोगुना होता है, ये आपका व्यास क्या है, व्यास जो होता है रेडियस का दोगुना होता है, तो रेडियस व्यास का आधा हो जाएगा, तो मैंने इसको 1/2 कर दिया है तो आधा कर दिया है, तो रेडियस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष बोला है, ठीक है ना, x है क्या, मतलब कुछ भी x हो सकता है, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुब्बारा बोला ना, तो गुब्बारा का आयतन v इक्वल टू क्या होता है
4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना। चलिए एक काम करते हैं ना, यहाँ देखिए क्या पूछा है, हमसे पूछा है dv अपान एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर पूछा है ना, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका आर क्यूब ये होता है ना, चूँकि v बराबर 4/3 पाई, ठीक है ना। आर क्यू का मतलब डेल आर क्यू, ये हमने परिवर्तनशील व्यास है ना, तो परिवर्तनशील त्रिज्या आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपान, और एक काम एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है ना, तो इसका मतलब उसके त्रिज्या को ले लिया, ठीक है ना। तो ये आपका आर की जगह पर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आर की जगह पर एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यू। तो dv अपान dx इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3, और ये आपका हो जाएगा पाई, ये क्या है, इसको x बोल दिया है, वो त्रिज्या को x बोल दिया है। तो 4/3 पाई, और इसको देखिए ये दे गया है, x का मान क्या है 3/4, और आपका 2x + 1 है, ठीक है, ये दिया गया है, और पावर क्यू है। डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देते हैं ना। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx, ये हो जाएगा, और एक काम करते हैं ना, ये आपका पाई है, और ये हो जाएगा d अपान dx, ठीक है। चलिए तो 4/3 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, वास्तव में क्या हो जाएगा 3/4 तो कांस्टेंट है, क्यों होगा तो 3 × 9 = 27 अपान 4 × 16 = 64, ये बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा x⁴n, तो n x⁴n-1, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2x + 1 के पावर क्या हो जाएगा 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो 16 चौको 64, यहाँ से देखेंगे तो 3 से 3 आपका, और सॉरी 3 × 9 = 27, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 9/16, ठीक है ना। ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसमें और कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से dv अपान dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 9×3 = 27 अपान 16, और आपका 2x + 1 का होल स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और सिर्फ आंसर नहीं होगा, ये आपका cm3/s में लिखना होगा, ठीक है ना, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस हमें यही याद करना था। तो है क्या, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, सबसे पहले वहाँ पर देखिए कि कहाँ वो आपको दिक्कत कर रहा है, कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 1-2 बार देखिए कहाँ से वो वास्तव में हो रहा है। किसी से पूछ सकते हैं, गुरु से पूछ सकते हैं। अगर कोई पूछने वाला नहीं है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करिए, जितना हो सके क्वेश्चंस को अपने आप करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस पहले आप अपने आप करिए अगर आप समझ लिए हैं तो, ठीक है। चलिए ये आपका 12 हो गया, चलिए 13 पर चलते हैं, 13 पर चलते हैं, ठीक है। मुझे इसको मिटाना पड़ेगा तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से गिर रही है, ठीक है ना। क्यू सेंटीमीटर क्यू पर सेकंड है। सेंटीमीटर क्यू का मतलब वास्तव में वो आयतन का बात कर रहा है, ठीक है ना। आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, वो टाइम के सापेक्ष, ये वास्तव में दे दिया है। क्वेश्चन से आपकी सारी हिंट मिल जाती है। एक काम करते हैं ना, पाइप ही मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर मैं पाइप बनाऊँ तो मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ से एक पाइप है, ठीक है ना, और यहाँ से इसमें बहुत सारे रेत भरा है, और रेत वास्तव में इस पाइप के जरिए गिर रहा है, इस पाइप के जरिए गिर रहा है, और गिरते हुए क्या कर रहा है, यह एक शंक्वाकार बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ से वास्तव में यह ऐसे बना रहा है शंक्वाकार, ये वास्तव में बना रहा है। ये सब रेत हैं, ठीक है ना, क्या है, सब के सब रेत हैं इसमें, ठीक है। ये दिया गया है, और इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, जो दिया गया है वो आपका क्या है, आयतन की बात कर रही है, यानी कि dv अपान dt की बात कर रहा है, ठीक है ना। कितना दिया गया है 12, और यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यू है, तभी यहाँ पर हम dv अपान dt लिखे हैं पर सेकेंड, ठीक है ना, वो है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाता है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। इसकी जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई का मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, ये ऊंचाई है, ये किसकी त्रिज्या की ऊंचाई है, ये ऊंचाई h क्या है, ऊंचाई जो h है
वो आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। आधार की त्रिज्या अगर ये r है, ठीक है ना, तो इसका छठा भाग क्या हो जाएगा, r/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें r की, तो r बराबर 6h भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, रेत से बने हुए शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। शंकु की ऊंचाई अगर हम h मान लेते हैं, तो शंकु की ऊंचाई किस दर से, ये आपका शंकु की ऊंचाई है, तो किस दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। टी क्यों लिखा है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड है ना, टी के रिस्पेक्ट में, इसलिए टी के रिस्पेक्ट में इसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी, ये आपका पूछा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं दिया है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ये भी दे दिया गया है, ठीक है ना, दिया है, क्या दिया है, ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, तो किसकी बात हो रही है, शंकु की बात हो रही है ना, तो शंकु का आयतन हम लिख लेते हैं। शंकु का आयतन अगर हम बेस से इसको प्रदर्शित करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। शंकु का आयतन क्या होता है, πr³ होता है ना, πr³। शंकु का आयतन क्या होता है ना, 1/3 πr³, ये होता है शंकु का आयतन, ये होता है ना, शंकु 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 4/3 πr² होता है, और 1/3 πr³, यही होता है शंकु का आयतन। चलिए, 1/3 πr³ होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, πr² होता है ना। एक काम रुकिए, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा देख लूँ शंकु का आयतन क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है ना शंकु का आयतन। 1/3 πr² होता है सॉरी, 1/3 πr² होता है, ठीक है ना, ये आपका शंकु का आयतन होता है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dv/dt, ठीक है। ये आपका 1/3 पाई, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, यस। और यहाँ देखिए r² या h, r² के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर r² करेंगे तो आपका इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, h का स्क्वायर h² हो जाता है, तो ये कितना होगा 36, और यहाँ से h², और बचा हुआ है h यहाँ पर है आपका पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 1/3। अच्छा, हम एक काम करते हैं ना, अभी हम इसका अवकलन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम इसका सिर्फ आपका ये भी आयतन है, ठीक है ना, उसी को तो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये आपका आयतन है, क्या यहाँ से सॉल्व हो गया पाई, और ये कितना हो गया, अच्छा ये 12 बार में कट जाएगा ना, 3 से 12 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पाई, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका h³, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dv/dt, और ये हो जाएगा 12 पाई, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3h², और ये हो जाएगा क्या आएगा dt, तो dh/dt, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और dh/dt तो फाइंड आउट करना है ना, ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना। एक काम करते हैं ना, हम इसको करा ही देते हैं, नहीं तो इतने से आप परेशान हो जाओगे। ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये आपका क्या है h³ है, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फलन आपका h में है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 पाई, और ये हो जाएगा d/dh, और ये हो जाएगा h³, चूँकि यहाँ पर dh, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा dh/dt, ताकि dh से dh कट जाए, d/dt जो मूल था वो आपका बच जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पाई, और ये हो जाएगा 3h², ठीक है ना। ओके, 3h², एक काम करते हैं, हाँ, और यहाँ से dh/dt, ठीक है ना। ओके, और dv/dt का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो 12 से 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें dh/dt, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा ना, तो 1/, ये हो जाएगा 1/3h² पाई, 3 पाई h²। h का मान क्या दिया गया है, h का मान जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 4 है ना, तो 4 चौको 16, तो वास्तव में ये हो जाएगा 1/16 पाई, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऊंचाई में परिवर्तन की दर पूछा है, तो ऊंचाई में परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा, 1/48 पाई की दर से होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा cm/s, और बराबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, मिला ले कहीं गलत तो नहीं है ना, इतना मान दिया गया, ये सब दिया गया है।
सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका आयतन 1/3 पाई और यहाँ से 1/3 पाई, आर का मान यहाँ से हो जाएगा 36 एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 से कटेंगे 12 में हो जाएगा 12 पाई, और आपका एच क्यूब बच जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पाई और ये हो जाएगा 3 एच स्क्वायर डी एच अपन डी टी। तो 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि जिसका मान 12 दिया गया था यहाँ, तो यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा नीचे 3 एच स्क्वायर 1/3 पाई एच स्क्वायर। तो 1/3 पाई, एच का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 चौको 16, तो 16 3 48 पाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गला बच गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में एक बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन को आपको सेम टू सेम कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत ही आसान है। 15 आसान कैसे है, यहाँ पर देखिए, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx में है, ठीक है ना। यहाँ देखिए जो दिया गया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, cx में है, और है क्या इस प्रकार, यह है 0.07 0.007 और x क्यूब, ठीक है, माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ये दिया गया है। यह है क्या, यह है किसी भी वस्तु की x इकाइयाँ, किसी भी इकाइयाँ x मतलब कितनी भी इकाइयाँ हो सकती है कि उत्पादन से संबंधित कुल लागत इतना है। x इकाई का मतलब जितना चाहें उतना x कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 5 6 7 8 9 हमें से कोई मतलब नहीं है, और इतना दिया गया है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें कुल कितनी लागत होगी, कब, जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, यानी कि जब इसमें x बराबर 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। एक इकाई का उत्पादन इतना है, 17 इकाई का उत्पादन करेंगे तो कितना होगा, हमें ये पूछा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इसको, एक मिनट, 17 इकाइयों का सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा d/dt और ये हो जाएगा c/x। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वेयर और गुणे 0.007 और माइनस ये हो जाएगा 2x गुणे 0.003 और प्लस ये हो जाएगा 15, ठीक है ना। ओके, अब हमें किसमें 17 इकाइयों का करना है ना, 17 इकाइयों का करना है, तो x की जगह पर आप 17 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 17 रखेंगे तो ये हो जाएगा c 17 हो जाएगा, और ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 और 17 17 289, ठीक है, गुणा 0.007 माइनस 17 34 गुणा 0.003 प्लस ये हो जाएगा 15, ठीक है ना। मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, मैं तो इसको नहीं करने वाला हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर मेरे पास है, ठीक है ना। अच्छा, एक ये cx है ना, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये x का माना जाएगा, ठीक है ना, x का माना जाएगा, ठीक है। और हमें 17 पर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ, बाकी आपको मैं तो नहीं करने वाला हूँ। क्या है 289 गुणे 3 गुणे 0.007 इसका मान आ गया है 6.069 माइनस इसका देखते हैं कितना आ रहा है 34 और गुणा 0.003 0.102 0.102 नहीं बोलते हैं 102 बोलते हैं प्लस 15, ठीक है ना। ओके, तो इसमें से हम क्या करें, इसमें जोड़ रहे हैं प्लस 15 जोड़ दिए, ठीक है ना, और इसमें प्लस 6.069 जोड़ दिए। ये हो रहा है वास्तव में 21.171,
21.171, ये वास्तव में x का मान आ गया किस पर, 17 पर, ठीक है ना। तो ये 17 जो इसके मूल्य होंगे ना, 17 इकाइयों का जो मूल्य होगा वो आपका 21.171 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसी प्रकार आपको कौन सा करना है, 16 भी करना है। इसी प्रकार आपका 17, 18 भी आपका ऐसा ही है, ठीक है ना। 18 में देखिए r ऑफ x दिया गया है, 18 में r ऑफ x दिया गया है, क्या है 3x² प्लस 36x प्लस 5, ठीक है ना। ये दिया गया है, किस पे पूछा है, x बराबर 15 पर ये आपको पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये होगा 3 6x और ये हो जाएगा 36 और x बराबर किस पे पूछा है, 5 पर पूछा है ना, 5 पर ये पूछा है। तो 6 5 ये हो जाएगा 30 और प्लस ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 66 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सॉरी x बराबर 15 पर पूछा है, 15 पर पूछा है तो कितना होगा, 15 छक्के 90 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 126 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको सभी क्वेश्चंस, इस सभी का 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है, अपने वास्ते नहीं मेरे वास्ते कम से कम 5 या 10 लोगों को क्या करना है, इसको लोगों तक पहुँचाना है, उसको सब्सक्राइबर भी कराना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली प्रश्नावली में अगले आंसर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।